हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कन्हैया यादव और आप देख रहे हैं फिजिक्स 369 द की टू कॉन्सेप्ट्स। हमने पिछले वीडियोस में इलास्टिसिटी के बारे में समझा, उसके मैथमेटिकल मॉडल्स के बारे में देखा, मैथमेटिकल टूल्स को देखा और अब हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल करके मटेरियल के बिहेवियर को और कैसे स्टडी किया जा सकता है बाय यूजिंग ग्राफ। अब बाय यूजिंग ग्राफ का मतलब ये है कि हमने एक ग्राफ कंसीडर किया जहां पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है किसी रियल मटेरियल पे, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग तरीके से एक्ट करती हैं और अलग अलग तरीके का ग्राफ बनता है। बट हम एक जनरल ग्राफ के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे कि मोस्ट ऑफ मटेरियल उस ग्राफ में कहां और कैसे फिट बैठते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाएं जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नाम से फेमस है, इस कर्व में स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे रखते हुए हम कर्व बना रहे हैं। सो क्लियरली वी कैन सी इनिशियली जब किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट मीन्स ग्राफ ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ वो थोड़ा सा खींचता भी है, यानी कि उसमें स्ट्रेन भी जनरेट हो रहा है। सो ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट एक सर्टेन पॉइंट तक जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए जो इस डायग्राम में इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमें दिखता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ एकदम स्ट्रेट है जो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को हुक्स रीजन भी कहते हैं, मतलब पॉइंट ए से पहले, ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए से पहले का जो रीजन है इसको हुक्स रीजन भी कहते हैं, क्योंकि इस रीजन में हुक्स लॉ क्लियरली फॉलो होता है मटेरियल में और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी हुक्स लॉ के हिसाब से काम करती है। व्हाट आफ्टर पॉइंट ए के बाद हुक्स लॉ का फॉलो होना बंद हो जाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट पर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाती है और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं रह जाती। दैट मीन्स स्ट्रेस को इंक्रीज करने से स्ट्रेन इंक्रीज तो हो रहा है बट एक स्ट्रेट मैनर में या कांस्टेंट मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा, और ये पॉइंट बी तक होता है। पॉइंट बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि मटेरियल इस पॉइंट तक स्ट्रेस या स्ट्रेन जनरेट होने के बाद आगे इलास्टिक बिहेवियर नहीं दिखाने वाला, इसलिए इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। मटेरियल की इलास्टिसिटी यील्ड कर रही है, दैट मीन्स हार मान रही है, इसलिए इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। तो बी पॉइंट के पहले तक इलास्टिक बिहेवियर दिखेगा, दैट मीन्स हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेच किया और वो पॉइंट बी के पहले है इस ग्राफ पर, तो स्ट्रेस हटाने पर इस ग्राफ को बैक ट्रेस करके वापस ओरिजिन पे आ जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को स्ट्रेस बढ़ाते वक्त और घटाते वक्त दोनों ही टाइम में जीरो से लेके बी तक का ही ग्राफ फॉलो करेंगे। दैट मीन्स ओरिजिन से लेके बी तक का ग्राफ चाहे स्ट्रेस इंक्रीज किया जा रहा हो या डिक्रीज किया जा रहा हो, दोनों ही केस में ये ग्राफ फॉलो होता है। बट व्हाट आफ्टर पॉइंट बी? पॉइंट बी के बाद इलास्टिक लिमिट जा चुकी है और उसके बाद प्लास्टिक रीजन शुरू होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो है पॉइंट बी से पहले का सेक्शन है इसको हम कह रहे हैं इलास्टिक बिहेवियर। कोई भी मटेरियल इस पर्टिकुलर रीजन में इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, बट इस पॉइंट के बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगा। प्लास्टिक बिहेवियर में क्या होता है? प्लास्टिक बिहेवियर में शेप चेंज होने लगता है, वो भी परमानेंटली। सो अगर इसके बाद ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट ले ले, एक आर्बिट्ररी पॉइंट यानी कोई भी पॉइंट सी लिया और उस पॉइंट पे अचानक से हमने स्ट्रेस हटा दिया, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस जो कि पहले प्रोपोर्शनल थे अब कंप्लीटली प्रोपोर्शनल नहीं रह गए। स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेस से लैग करने लगता है, दैट मीन्स यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ जा रहे थे और छोड़ने पर साथ साथ रिटर्न आ रहे थे इसी ग्राफ पे। बट पॉइंट बी के बाद अगर हमने स्ट्रेस को अचानक से कम कर दिया तो ये ग्राफ बैक ट्रेस नहीं होता, एक नया ग्राफ बनता है जब डिक्रीज किया जाता है स्ट्रेस। दैट मीन्स इंक्रीज के टाइम पॉइंट बी तक और रिटर्न अगर कम किया जा रहा हो तो वापस पॉइंट बी से ओरिजिन तक सेम ग्राफ बनता है। बट पॉइंट बी के बाद अगर स्ट्रेस हटाया गया तो वहीं से एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है नीचे और आकर एक पर्टिकुलर किसी स्ट्रेन की वैल्यू पे रुक जाता है, जहां स्ट्रेस हो चुका है जीरो इस पॉइंट ई पे। इस पॉइंट ई को हम कहते हैं परमानेंट सेट, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं स्ट्रेस जीरो हो चुका है, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ कोई भी इंक्रीज नहीं है, पॉइंट ई जो है एक्स एक्सिस पे है और ये जो गैप है ये स्ट्रेन उसके अंदर परमानेंटली सेट हो चुका है, इसलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट सेट।
सो पॉइंट बी के बाद कोई भी पॉइंट इस ग्राफ पे अगर ले और वहां पर स्ट्रेस जीरो कर दे, दैट मीन्स मटेरियल को खींचना छोड़ दे उस पॉइंट तक ले जाकर, तो मटेरियल वहीं से सीधा बैक ट्रेस करता है डाउनवर्ड्स। और जहां पर भी, और ये कमाल की बात है कि वो इलास्टिक लिमिट वाली लाइन के पैरेलल ही होता है जो स्ट्रेन डाउन होता है। दैट मीन्स ओ ए जहां पर स्ट्रेट ग्राफ है, किसी और पॉइंट पे भी छोड़ा तो वो स्ट्रेट ग्राफ ही नीचे आता है। दैट मीन्स ये पैरेलल्स होती हैं, और जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को वो टच करेगा बैक ट्रेसिंग आफ्टर इलास्टिक लिमिट, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं परमानेंट सेट। सो व्हाट आफ्टर परमानेंट सेट, हम और खींचेंगे अगर मटेरियल को, सो मटेरियल खींचने लगता है, इसलिए स्ट्रेस उसकी कम होने लगती है। क्योंकि अगर मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट इसलिए होता है क्योंकि हम उसको जब खींचते हैं तो अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रजिस्ट करते हैं उसको खींचने से, तो स्ट्रेस जनरेट होता है। बट अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेच होने लगेंगे इजीली तो स्ट्रेस जनरेट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए स्ट्रेस थोड़ा सा डाउन होने लगता है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि मटेरियल के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसे होल्ड करने के लायक नहीं रह जाता, और ये उस पॉइंट पे आने के बाद मॉलिक्यूल एक दूसरे से और दूर जाने लायक नहीं रहते। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और उसको कंप्लीटली डिटैच करने के लिए अगर और खींचोगे तो किसी एक पॉइंट पे जहां पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसको हम कहते हैं पॉइंट डी, और डी पॉइंट को हम नेक फॉर्मेशन कह रहे हैं क्योंकि उसके सरफेस में गैप्स आने लगेगी और उसमें सरफेस टूट जाएगा और मटेरियल पतला होकर टूटने की हालत में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर ये मटेरियल है और इसको हम लगातार खींच रहे हैं, तो खींचने के साथ साथ जब पतला होने लगेगा तो एट द एंड जब वो बहुत पतला हो चुका होगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मटेरियल के जो सरफेस होते हैं यहाँ पर टूटने लगते हैं वो, और कुछ इस तरीके का सरफेस हो जाता है कि अगर एक मटेरियल का सरफेस हो, मटेरियल के सरफेस में कुछ इस तरीके के क्रैक्स आने लगते हैं और मटेरियल टूटने की हालत में आ जाता है, और ये एक गर्दन या नेक की तरह दिख रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेक फॉर्मेशन। तो पॉइंट डी जो है इसको हम नेक फॉर्मेशन कह रहे हैं। और इससे ज्यादा खींचने पर ये पार्ट कंप्लीटली डिटैच हो जाता है थोड़ी दूर जाने के बाद, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। मटेरियल टूट जाता है और इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ नहीं होगा क्योंकि अब मटेरियल टूट चुका है, तो अब कोई भी इलॉन्गेशन नहीं होने वाली और ना ही स्ट्रेस जनरेट होने वाला है क्योंकि दो अलग पीसेस हो चुके हैं। सो इस ग्राफ से हम कंप्लीटली दिखा सकते हैं कि कैसे मटेरियल जीरो से ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए तक हुक्स लॉ को ओबे करता है और प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए तक इलास्टिक बिहेवियर परफेक्टली दिखाता है, बट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हुक्स लॉ को नॉट फॉलो करते हुए इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है, इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन को इलास्टिक बिहेवियर कर रहे हैं। और पॉइंट बी के बाद मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, दैट मीन्स उसके शेप में परमानेंटली चेंज आने लगते हैं, क्योंकि एट किसी भी पॉइंट अगर हमने स्ट्रेस हटाया तो उसमें एक स्ट्रेन जनरेट हो चुका होगा जो परमानेंटली होगा, जिसको हम परमानेंट सेट कह रहे थे। और फिर पॉइंट डी पे जाके नेक फॉर्मेशन होगी और पॉइंट एफ पे फ्रैक्चर होगा। बट इन डेली लाइफ अगर हम देखेंगे तो सारे मटेरियल इस पूरे ग्राफ को फॉलो नहीं करते। उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि पॉइंट ओ से लेके पॉइंट बी तक, जिसको हम इलास्टिक बिहेवियर कह रहे हैं, बट पॉइंट बी से लेके पॉइंट एफ तक इसको हम प्लास्टिक बिहेवियर या फिर प्लास्टिक फ्लो या फिर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स। सो वो कुछ पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले ब्रिटल मटेरियल। सो ब्रिटल मटेरियल की खास बात ये होती है कि ब्रिटल मटेरियल अपना शेप चेंज करना अलाउ नहीं करते मोस्टली। सो ब्रिटल मटेरियल का क्या होता है कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दैट मीन्स ब्रिटल मटेरियल इस रीजन में नहीं आता। सो ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ इलास्टिक लिमिट में ही कहीं ना कहीं उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा और ग्राफ वहीं खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व में फ्रैक्चर पॉइंट इलास्टिक लिमिट के अंदर ही आ जाता है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट के बाहर उसका कोई ग्राफ नहीं होगा, मटेरियल बहुत जल्दी टूट जाएगा। ऐसे मटेरियल ब्रिटल मटेरियल होते हैं। फिर आते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में शेप चेंजिंग अलाउ होनी चाहिए, और डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अलाउड होता है। सो दैट मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जितना लंबा होगा, यानी फ्रैक्चर पॉइंट जितना दूर होगा स्ट्रेन की लाइन पे, या स्ट्रेन जितना ज्यादा
सह पाएगा उतना अच्छा डक्टाइल मटेरियल है। क्योंकि अगर हम किसी मटेरियल का वायर बनाना चाहते हैं, जो डक्टिलिटी का लिटरल मीनिंग भी होता है, तो हमें उस मटेरियल को खींच के लंबा करना होगा। दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन जनरेट करना है, और जो मटेरियल हाई स्ट्रेन जनरेट कर सकता है, फ्रैक्चर पॉइंट जिसका बहुत लेट आएगा, वो मटेरियल अच्छा डक्टाइल कहलाएगा। दैट मीन्स जिसका ग्राफ प्लास्टिक रीजन में जितना लंबा होगा स्ट्रेन की डायरेक्शन में, वो मटेरियल उतना ज़्यादा डक्टाइल कहलाएगा। और जिसका ये ग्राफ बहुत ही पास होगा या प्लास्टिक रीजन में नहीं आता होगा, वो बहुत ही लेस डक्टाइल कहलाएगा। इसलिए ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल नहीं होते नॉर्मली। इलास्टोमर, इलास्टोमर जो होता है उसका प्लास्टिक रीजन लगभग ना के बराबर होता है। दैट मीन्स उस ग्राफ का इलास्टिक बिहेवियर ही बहुत ज्यादा होता है। इलास्टोमर की खास बात यह है कि उसको स्ट्रेच करने पे स्ट्रेन जनरेट होता है, और उसका जो प्रोपोर्शनल लिमिट है या इलास्टिक लिमिट है वो बहुत ही लंबा होता है। दैट मीन्स सिर्फ यही ग्राफ बहुत दूर तक होगा, उसके प्लास्टिक बिहेवियर वाला ग्राफ बहुत ही छोटा सा होगा। ये पार्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऐसे मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से एक दूसरे में चेंजेस आते हैं। बट एक छोटा सा कैच है कि इलास्टोमर्स में जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। दैट मीन हुक्स लॉ को फॉलो करते हो इलास्टोमर्स। सो इलास्टोमर जरूरी नहीं है कि हुक्स लॉ को फॉलो करें, बट उनका इलास्टिक बिहेवियर बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। दैट मीन्स हाई स्ट्रेस और स्ट्रेन तक वो जनरेट कर सकते हैं। और इलास्टोमर की खास बात यह है कि उनमें स्ट्रेन इजीली आता है, जो रिवर्सेबल है, क्योंकि वो वापस अपने ओरिजिन पे आ सकते हैं, इसलिए उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होता। सो इलास्टिक मटेरियल लेस स्ट्रेस जनरेट करते हैं, ज्यादा स्ट्रेन जनरेट करते हैं। कई इलास्टोमर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी लेंथ के भी कई गुना तक खींच सकते हैं और वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ सकते हैं। एग्जाम्पल है रबर बैंड्स, जो हम रबर बैंड्स यूज करते हैं बैंक्स में नोट्स वगैरह को पकड़ के रखने के लिए, साथ में बंच बनाने के लिए यूज करते हैं। उस तरीके के रबर वो इलास्टोमर्स में आते हैं। अब अगले हैं इलास्टिक मटेरियल। व्हाट आर द इलास्टिक मटेरियल? इलास्टिक मटेरियल वो है जिनका इलास्टिक बिहेवियर ज्यादा है प्लास्टिक बिहेवियर से। सो इलास्टोमर इज अ इलास्टिक मटेरियल, बट इलास्टिक मटेरियल की खास बात ये होती है कि उसका जो ग्राफ होता है मोस्टली स्ट्रेट होता है। सो सारे वो इलास्टिक जो हुक्स लॉ को फॉलो करें और उनका ये वाला पार्ट, स्ट्रेट वाला पार्ट ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, ऐसे मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। फिर आते हैं प्लास्टिक मटेरियल, वो मटेरियल जिनका प्लास्टिक बिहेवियर बहुत ज्यादा हो। दैट मीन्स इस लाइन पॉइंट बी के उस पार वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए। ऐसे मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। अब परफेक्ट इलास्टिक किन्हें कहेंगे? परफेक्ट इलास्टिक उनको कहेंगे जिन मटेरियल में प्लास्टिक बिहेवियर होगा ही नहीं। ऐसे तो आइडियली एग्जिस्ट नहीं करते कोई मटेरियल, बट परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के क्लोज कुछ मटेरियल्स हैं। जैसे मैंने रबर बताया, उसमें स्ट्रेन ऐसा जनरेट कभी नहीं होता कि वो वापस ना जा सके अपने ओरिजिन पे। बहुत ही रेयर केस में या बहुत ही लॉन्ग टर्म में जाकर कहीं उसमें स्ट्रेन जनरेट होता है परमानेंटली, बट मोस्टली वो इलास्टिक मीडियम के अंदर ही होते हैं। इसलिए ऐसे मटेरियल परफेक्ट इलास्टिक कहलाए जा सकते हैं। परफेक्ट इलास्टिक के ग्राफ मोस्टली स्ट्रेट होते हैं और ज्यादा दूर तक होते हैं। उनका प्लास्टिक वाला पार्ट ना के बराबर होता है या कई बार होता ही नहीं है। अब आते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी पे। सो परफेक्टली रिजिड बॉडीज जो हैं वो परफेक्टली इलास्टिक के ही पार्ट्स हैं, बट फर्क इतना है उनमें स्ट्रेन ही नहीं जनरेट होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ यहां ना जाकर स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा और जितना हो सकेगा क्लोज होगा वाई एक्सिस के। सो परफेक्टली रिजिड बॉडी जो होते हैं वो एक्चुअली वाई एक्सिस पे ही उनका ग्राफ होता है, पर इन रियलिटी परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। बट जो बहुत ही क्लोज होंगे रिजिड बॉडी के, लाइक डायमंड, उनके ग्राफ वाई एक्सिस के साथ होते हैं या बहुत ही क्लोज होते हैं। अब आते हैं हम हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस पे, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं, बट इस ग्राफ में कहां पर है वो? तो इस ग्राफ में हार्डनेस का मतलब ये होता है, हमने पहले बात की हुई है कि मटेरियल जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जरा भी अलाउड नहीं करता। दैट मीन्स ऐसे मटेरियल जो कंप्लीटली इलास्टिक मीडियम में रहे, ऐसे मटेरियल हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। सो हार्ड मटेरियल वो मटेरियल होंगे जिनका ये लाइन ज्यादा स्टीप होगा। दैट मीन्स वाई एक्सिस के जितना क्लोज होगा। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी आर हार्ड। सो हार्ड मटेरियल का ये जो लाइन है ओ से लेके ए तक, ये ज्यादा से ज्यादा स्टीप होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर पार्ट का हम स्लोप निकालें तो ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा मटेरियल। और फॉर योर नॉलेज, अगर आपको याद होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन करना पड़ेगा,
और हमें याद होगा कि ये यंग्स मॉडुलस होता है क्योंकि हम टेंसाइल वाला काम कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं किसी मटेरियल को। सो ये टेंसाइल स्ट्रेस जो कि यंग्स मॉडुलस के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो ये स्लोप एक्चुअली यंग्स मॉडुलस है। दैट मीन्स फॉर हार्ड मटेरियल्स young modulus is higher. That means graph is more towards the y-axis. And second was the strength. So strength में हमने ये बात की कि मटेरियल ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स सह पाना चाहिए बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो हो रही है पॉइंट बी से हो रही है, उसके बाद दैट मीन्स जिस मटेरियल का बी पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा होगा वो मटेरियल ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कहलाएगा। दैट मीन्स जो मटेरियल जितनी हाई पोजीशन पे बी होगी जिस मटेरियल की स्ट्रेस के डायरेक्शन में, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होगा, और जितना ये नीचे होगा उतना ही खराब स्ट्रेंथ या वीक मटेरियल कहलाएगा। सो पॉइंट बी की हाइट स्ट्रेस के डायरेक्शन में जितनी होगी मटेरियल उतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कहलाएगा। नाउ गोज फॉर टफनेस। सो टफनेस जो है वहां पर मटेरियल को डिफॉर्मेशन अलाउड है, बट क्वेश्चन ये है कि बिफोर ब्रेकिंग या फ्रैक्चरिंग कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। सो टफनेस इज डिफाइंड बाय द एरिया अंडर दिस कर्व। सो ओ ए बी सी डी एफ, और ये जो पूरा पार्ट है एफ से अगर हम परपेंडिकुलर नीचे खींचे लाइन पे, सो ये जो पूरा रीजन है इस पूरे रीजन को हम कहते हैं टफनेस। सो टफनेस डिफाइन होता है कि ये एरिया कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा एरिया होगा इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के बीच में उतना ज्यादा टफ मटेरियल, और जितना कम ये एरिया होगा उतना ज्यादा वीक मटेरियल, मतलब लेस टफनेस मटेरियल। सो इस तरीके से हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस इस ग्राफ से डिफाइंड होते हैं। ऐसे ही कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए फॉलो करते रहें फिजिक्स 369 एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।